चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है तापमान। और ज्योग्राफी में, ये फिजिक्स में जनरली पढ़ा जाता है तापमान, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि तापमान कैसे है, क्या इसका काम है, कैसे कैसे बढ़ता है और इसको कैसे कैसे ये प्रभावित होता है और इसकी महत्ता क्या है, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को दो पार्ट में हम बांट रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कि एनी हाउ किसी भी तरीके से हम तापमान, इसका प्रकार और थोड़ा सा इसका इसको प्रभावित करने वाले कारक, इन तीनों चीजों को समझ जाए। ठीक है, तो फटाफट शुरू करेंगे ताकि ज्यादा टाइम खर्च ना हो, किल ना हो। सबसे पहले जानते हैं तापमान होता क्या है, यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस जो हम लोग हीट पढ़े थे, इससे पहले हीट पढ़े थे, यही रीजन था कि इससे पहले हम लोग हीट पढ़े थे क्योंकि तापमान जो है वो हीट का ही माप है। अंतर है बस इतना ही कि मान लिया जाए ये बड़ी है, ठीक है, तो इस बड़ी में हीट आपने डाला, ठीक है, तो इसके अंदर हीट आ गया यानी उष्मा आ गई, लेकिन ये उष्मा कितना है इसको जो हम मापेंगे, जो इसका मेजरमेंट होगा वही होगा तापमान। बहुत बच्चा वाला चीज है, आप सभी लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़े इस चीज को। तो द मेजरमेंट ऑफ हीट इज टेम्परेचर, यानी कि उष्मा के मान को तापमान बोलते हैं कि उसके अंदर कितनी उष्मा मौजूद है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इसके इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला है आइसोथर्म। आइसोथर्म यानी कि ज्योग्राफी में जिसको बोलते हैं समताप रेखाएं। समताप रेखाएं यानी कि पृथ्वी पे खींची गई वैसी काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल पे, याद रखिएगा, जैसे कि मान लिया जाए जो समुद्र तल की लंबाई से बराबर तापमान का माप मापती है उसे, यानी कि जैसे कि देख लीजिए, हम थोड़ा सा एग्जांपल, ऐसे आगे इसको डीप में हम बताएंगे कैसे कैसे होता है, वो भी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। जैसे कि मान लिया जाए कि ये बंबई है और ये समंदर है, ठीक है ना, और ये पहाड़ है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो टेम्परेचर मिलेगा उसको बोलेंगे समताप रेखा। समुद्र तल की ऊंचाई से मापा जाता है, याद रखिएगा, ये जो इसका वास्तविक ऊंचाई है उससे नहीं, उसमें दोनों में अंतर है, वो हम समझाएंगे आपको बाद में। यानी कि समान तापमान समान तापमान की के जगहों को या स्थानों को शुद्ध हिंदी में लिखेंगे, जब आंसर में लिखेंगे तो स्थान कर देंगे वहां पे, मिलाने वाली रेखा या काल्पनिक रेखा यहाँ पे कर दीजिए, पूरा क्लियर लिखिए। काल्पनिक रेखा को हम लोग समताप रेखा कहते हैं। ये एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म हम लोग जानेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। इसके बाद आता है एक तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, आप लोग कॉपी में पॉइंट वाइज उतारते जाइएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, तो किसी भी जगह का सर्वाधिक तापमान यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, और वहां का लोएस्ट टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस या तापांतर। जैसे कि इसको मान लिया जाए कि दिन में आपके यहाँ दिन के 3 बजे सबसे ज्यादा तापमान कब होता है, हम आपको पहले ही बताए थे, 12 बजे से तापमान सबसे ज्यादा नहीं होता है। तापमान दोपहर के बाद यानी कि 12 बजे के अपराह्न जो समय होता है उसमें करीब 3-4 बजे के बीच जो है सबसे ज्यादा आपको गर्मी लगेगी, तो इस समय सबसे ज्यादा तापमान होता है। सबसे कम तापमान कब होता है, रात के 3 से 4 बजे के बीच में। अब ये 3 से 4 हम क्यों लिखे, परफेक्ट टाइम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये हर जगह वेरी करेगा, लेकिन लगभग हर जगह पे इसी के बीच में रहता है, लेकिन ये वेरी करेगा। ओके,
तो इन दोनों के बीच ये जो हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया, हाईएस्ट टेम्परेचर हुआ या मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ, और यहाँ पे जो लोएस्ट टेम्परेचर हुआ या मिनिमम टेम्परेचर हुआ, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है इसी को बोलते हैं हम लोग तापांतर। जैसे कि मान लिया जाए कि दिन के 3 बजे आपके जगह का टेम्परेचर हो गया 42 डिग्री टेम्परेचर, 42 डिग्री सेल्सियस, जो कि जनरली नहीं होता, फिर भी मान लीजिए, और रात में हो गया आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आप अपने सभी के पास स्मार्टफोन है, चेक कीजिएगा, उसमें दिखा देगा कि इतना बजे इतना तापमान है। तो इन दोनों के बीच जो अंतर हुआ वो कितना डिग्री का अंतर हुआ? 15 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हुआ। तो इन दोनों के बीच जो अंतर हुआ, ये जो हुआ 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यही हुआ आपका तापांतर। ठीक है, अब इसमें जानने वाली बस इससे एक क्वेश्चन ये आ सकता है, और आज भी चुका है कई बार, कि तापांतर किस मौसम में सर्वाधिक होगा? किस मौसम में सर्वाधिक होगा? सर्वाधिक होगा, ऑप्शन दे देगा, गर्मी, दूसरा बरसात, तीसरा सर्दी, और चौथा इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा सर्दी। क्यों? क्योंकि सर्दियों में दिन में टेम्परेचर कितना जाता है? बहुत मैक्सिमम जाता है हमारे यहाँ। तो अगर धूप खिला हुआ है तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 या 25, जो अप्रोक्स जहां पे हम लोग रहते हैं वहां की बात कर रहे हैं। लेकिन वही सुबह के 3 बजे टेम्परेचर अगर आप देखिएगा तो ये कभी 3 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच, ये सर्दियों में सर्वाधिक होता है। गर्मी में आपको ये चीज नहीं मिलेगा। गर्मी में क्या है कि दिन में टेम्परेचर 37 डिग्री है, या बहुत बढ़ गया तो 38, 39, 40 हो गया, और रात के सुबह के अगर आप 4 बजे चेक कीजिएगा तो 23 डिग्री, 24 डिग्री, बस इतना का ही आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन सर्दियों के डिफरेंस का कोई लिमिट नहीं है। कभी कभी तो हमारे यहाँ 2004-2006 के लमसम में 1.5 डिग्री टेम्परेचर चला गया था, और दिन में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लमसम में रहता है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औसत तापमान। औसत तापमान, ये बस हम आपको टर्म से अवगत करा रहे हैं, ठीक है ना। टर्म आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा टर्म है, उसका मतलब क्या होता है। औसत तापमान, औसत तापमान का मतलब होता है कि किसी भी जगह का जो औसत तापमान, औसत यानी कि एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? तो आपको एक दिन का एवरेज निकालना है। तो हर घंटे में जितना टेम्परेचर था, हर घंटे में, यानी कि 12 बजे 12 मान लीजिए, पहले 00 मानिए, 00 AM पे कितना टेम्परेचर था, फिर 1 AM पे कितना टेम्परेचर था, फिर 2 AM पे कितना टेम्परेचर था, डॉट डॉट डॉट, फिर 12 बजे PM पे कितना टेम्परेचर था, फिर 1 PM पे कितना टेम्परेचर था, ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते फिर रात के 11 PM तक जाएंगे और बटा में 24 कर देंगे, क्योंकि 24 घंटे का दिन होता है। तो ये जो टोटल एवरेज टेम्परेचर आएगा आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग दैनिक औसत तापमान। यानी कि एक दिन में आज किसी प्रॉपर जगह का स्पेशल कितना स्पेसिफिक एवरेज टेम्परेचर रहेगा, वो हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आपको मासिक पूछ सकता है कि मासिक कैसे होगा। तो एक दिन का औसत तापमान 1 तारीख का, फिर 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का, ऐसे ऐसे करके 30 तारीख तक का जोड़ लेंगे और बटा में 30 कर देंगे, तो आपको मासिक औसत तापमान मिल जाएगा। आपको वार्षिक औसत तापमान निकालना होगा, तो वैसे ही कर देंगे। जनवरी का तापमान, जनवरी का औसत तापमान, फरवरी का औसत तापमान प्लस दिसंबर का, और मतलब अंतिम तक करेंगे, और उसके बाद 12 से डिवीजन कर देंगे। आप उसी तरह आपसे पूछेगा कि जनवरी और जुलाई या जून का तापांतर बताइए, तो हम क्या करेंगे? जो जनवरी में सर्वाधिक टेम्परेचर था या औसत टेम्परेचर था वो, और जुलाई में जो था वो, उन दोनों में से घटा देंगे एक को, तो हमें उतना टेम्परेचर प्राप्त हो जाएगा कि भाई ये तापांतर है और ये टर्म है। बस ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। अब जो चीजें आने वाली हैं
उस पे गौर कीजिएगा। अब हम इतना तेज नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इससे पहले जो भी था वो बच्चों वाली बात थी, अभी थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो अब आराम से अपन लोग चलेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अब तापमान क्या होता है ये सब आप लोग जान लें, और जो इस चैप्टर में मेन जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हमारा टेम्परेचर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और किन किन चीजों के कारण वो घट बढ़ सकता है। सबसे बड़ी चीज कि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो अर्थ का टेम्परेचर कैसे घटता या बढ़ता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और क्यों कहीं पे टेम्परेचर कम है, क्यों कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा है तो क्यों है, और कहीं बहुत कम है तो क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला कारक जो है वो है आपका अक्षांश, यानी कि लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। दूसरा कारक है आपका टिल्टनेस, टिल्टनेस लिखें, नहीं टिल्टनेस सही नहीं रहेगा, इंक्लानेशन ऑफ लाइट रेस, किरण, ठीक है। यानी कि इसका इंक्लाइनेशन का, हाँ, किरणों का, किरणों का तिरछापन। देखिए अगर इस बुक में कुछ स्पेशल वर्ड दिया गया होगा इसके लिए तो सॉरी, हमको अभी यही समझ में आया तो हम यही बता दिए, ठीक है ना। और तो तीसरा हो जाएगा आपका पृथ्वी का सतह, धरातल, धरातल का स्वरूप, ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा पर्वतीय ढाल। पांचवा आपका हो जाएगा वनों की उपस्थिति। और बाकी जो बहुत सारे चीजें हैं उनको हम, नहीं तो लिख लीजिए भाई, छठा में मान लीजिए बादलों की उपस्थिति। आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वैसे तो जनरली अब यूट्यूब पे डाल ही रहे हैं, कल नहीं डाले थे, कल बोले थे ना, कल मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं था, हम उतना अच्छा टॉपिक का को बर्बाद कर दिए। अभी उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ा सकते थे, लेकिन उतने अच्छे से हम नहीं पढ़ा पाए जितना अच्छे से पढ़ा सकते थे, क्योंकि कल मूड नहीं था, इसीलिए कल का वीडियो भी नहीं डाले। सातवां जंगल, जंगल कैसा है। आठवां शहरीकरण, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो मेन है वो इन पांचों को पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बाकी उनके बारे में हल्का हल्का हम लोग जानेंगे, ओके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अक्षांश, अक्षांश, और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा भी, किरणों का तिरछापन। दोनों सेम है, दोनों एक ही साथ है, ठीक है। कैसे है बताते हैं हम आपको। ये है हमारा अर्थ, ठीक है। और आपको पता है कि अर्थ जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि ये हमारा हो गया इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। आपको लगेगा कि गलत सर बनाए हैं, लेकिन अर्थ, अब हम झुका तो सकते नहीं है पृथ्वी को, और जियोइड भी नहीं बना सकते हैं कंप्यूटर पे, तो हम थोड़ा सा इसको, आप समझ जाइए कि ये झुका हुआ है, और ये है इसका नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल। अब तिरछा दिख रहा है ना, अब तिरछा दिख रहा होगा, ठीक है। ग्लोब ऑर्डर कर दिए हैं, आ जाएगा तो ज्योग्राफी के लिए स्पेशली ग्लोब ऑर्डर किए हम, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब आप देखिएगा क्या कि मान लिया जाए कि यहाँ पे सूरज है, ठीक है। तो यहां से लाइट चलेगा, यहां से लाइट चलेगा, ऐसा आया, फिर इधर लाइट चलेगा, सॉरी ऐसे, एक सेकंड रुक जाइए, इसको क्लियर बनाते हैं, धीरे धीरे यूज करना हम सीख रहे हैं, समझे, इसीलिए ऐसे,
और ऐसे, ठीक है। तो यहां पे लाइट आएगा तो ये तो सीधा आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। यहाँ पे तिरछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे तिरछा जा रहा है, यहाँ पे भी तिरछा जा रहा है। समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारा अक्षांश, ये कौन सा अक्षांश है, सबको पता है इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, और डायरेक्ट आएगा तो बहुत कम जगह पे भी पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे तापमान अधिक होगा। लेकिन जैसे जैसे ये ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा, तो आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको वायुमंडल से कितना लड़ना पड़ा, मात्र इतना, देखिएगा, यानी कि इतना लड़ना पड़ा वायुमंडल से। लेकिन यहाँ पे इसको वायुमंडल से कितना लड़ना पड़ रहा है, देखिए, यहां से लेके यहां तक, यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर होगा, 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 अरे होगा, ऑब्वियस है। आपको हम बताए हैं कि वायुमंडल में बहुत सारे रेजिस्टेंट हैं जो सूरज की किरणों को डायरेक्ट पहुंचने से रोकते हैं। तो यहाँ पे इन किरणों को यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब तक वैक्यूम में है, जब तक वैक्यूम है यहाँ पे, तब तो कोई फर्क नहीं है, तब तक कोई दिक्कत नहीं, सनलाइट बिल्कुल जा रहा है SWR के रूप में, कहीं कोई रुकावट नहीं है, एकदम सीधा सीधा जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो वायुमंडल में रीच करता है तो उसको बहुत सारे गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, बादल, इस सब से लड़ना पड़ता है, उसको उनको पेनिट्रेट करके जाना पड़ता है। तो जब ये कंडीशन आता है, जिसमें जो कल हम आपको हीट बजट में बताए थे, स्कैटरिंग होगा, बादल रुकेगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो इन सब की वजह से यहाँ पे आते आते सनलाइट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, लो, और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, हाई। समझ में आया, समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ। अगर नहीं समझ में आया है तो अब और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मान लिया जाए कि ये का मग है, ठीक है, मग मग दिखाई नहीं दे रहा है, अरे यार ये अलग बात लफड़ा है, इसमें तो दिखाई नहीं देता है कुछ भी। चलो कोई बात नहीं, इसी पे समझने का कोशिश कीजिए, करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो कोई भारी चीज है नहीं, फिर भी। अब अगर किसी आदमी को आपको बोला जाए, किसी को भी, कि यहां जाना आसान है कि यहां जाना आसान है कि यहां जाना आसान है, इन तीनों कंडीशन में कोई भी पूछेगा आपसे कि कहां पे जाना आसान है, तो ऑब्वियसली है कि दूरी, सबसे कम दूरी जो है यहाँ पे है। वायुमंडल सबसे कम यहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा करेगा, और आप जितना तिरछा होके जाइएगा उतना ज्यादा आपको वायुमंडल को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, और एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। तो वैसे केसेस में सनलाइट यहाँ पे पहुंचते पहुंचते अपना बहुत सारा हीट खो देता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ की ओर और जैसे जैसे इक्वेटर से साउथ की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस घटता जाता है, ठीक है। शुरुआत में यहां से यहां तक बढ़ेगा, यहां से यहां तक बढ़ेगा, उसका रीजन अलग है, वो हम आपको बताएंगे, ऐसे बता चुके हैं शॉर्ट में, लेकिन आज इसको डिफाइन करेंगे बढ़िया से। यानी कि जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाएंगे, पोल्स की ओर जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ सनलाइट, क्योंकि अक्षांश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सनलाइट का इंक्लाइनेशन बढ़ता जाएगा, उसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर घटता जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा कंडीशन है,
तीसरा कंडीशन है धरातल का स्वरूप। ठीक है, धरातल का स्वरूप। अब देखिए कि पृथ्वी क्या हर जगह बराबर है? नहीं है। कहीं पर्वत है, कहीं जल है, कहीं जमीन है। तो इसको ऐसे बनाइए या ऐसे मत बनाइए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि मान लिया जाए सनलाइट दोनों पे सेम सनलाइट आ रहा है, दोनों पे सेम सनलाइट आ रहा है, कोई अंतर नहीं है, दोनों पे सेम सनलाइट आ रहा है। तो चूंकि ये सिंपल अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो हम जानते हैं कि ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है, पूरी तरीके से नहीं बट सॉलिड है। और ये क्या है, लिक्विड है, जल। तो जल का एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। और ये कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने में जो ऊर्जा खत्म होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो लगभग 1 जूल के बराबर होती है। If I am not wrong, I am not a physics teacher, I am not teaching you physics here, so maybe I may be wrong in some terms, so don't mock at me for that. तो ये सब चीजें ये जो जूल है इसकी वजह से क्या होता है कि पानी धीरे धीरे गर्म होता है। अपने इसी प्रवृत्ति के कारण पानी धीरे धीरे गर्म होता है और पानी ट्रांसपेरेंट भी होता है। अगर गंदा जल बिल्कुल ना हो तो पानी क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो जब पानी ट्रांसपेरेंट होगा तो इसमें सनलाइट अप्रॉक्स सिंपल, ये सब नदी वदी के पानी में करीब 20 फीट तक अंदर चला जाता है सनलाइट। लेकिन सूरज का जो गर्मी है इसका मैक्सिमम दूरी जो पृथ्वी पे है स्थल भाग में वो 6 फीट है। ठीक है, यानी कि 6 फीट से ज्यादा नीचे सूरज का लाइट नहीं पहुंच पाता या गर्मी अपना नहीं पहुंचा पाता है। यही रीजन है कि अगर कितना भी धूप हो तो आप 6 फीट अगर जमीन खोद दें आप तो आपको ठंडा जमीन मिल जाएगा, यानी कि फिर जमीन आपको गर्म नहीं मिलेगा। और यही रीजन है कि आप लोग देखते होंगे, खास करके बहुत बढ़िया एग्जांपल बता रहे हैं, दिमाग में समझिएगा। जब जानवर लोगों को, खास करके कुत्तों में आपने ये चीज देखी होगी कि अगर कुत्तों को गर्मी लगता है तो वो क्या करते हैं कि जमीन को खोद देते हैं और जमीन को खोद के फिर उसमें बैठ जाते हैं। कभी देखे कुत्तों को ऐसा करते हुए या फिर बैठे देखे हैं कुत्तों को? जब भी उनको गर्मी के दिनों में गर्मी फील होता है तो वो जमीन को खोद देते हैं थोड़ा सा और फिर बैठते हैं उस गड्ढे में। रीजन, क्योंकि गड्ढे में गर्मी पहुंच नहीं पाती है, नीचे का मिट्टी ठंडा होता है, जो उसका ओरिजिनल टेम्परेचर है उस पे होता है, इसीलिए उन जानवरों को ठंडा फील होता है या गर्मी का एहसास कम होता है। ये रीजन है ये होने का, ठीक है ना। लेकिन जल में ये बात नहीं है। जल में सूर्य की किरणें 20 फीट अंदर तक जा सकती हैं। तो अब जब 20 फीट अंदर तक जाएगा तो ये 20 फीट अंदर तक के पानी को गर्म करना पड़ेगा, बताइए। अरे करना पड़ेगा ना जी। और यहाँ पे इसको कितना गर्म करना पड़ रहा है, बस इतना सा पार्ट। तो इतना सा पार्ट तो तुरंत गर्म कर दिया सनलाइट, और इसके नीचे पहुंचेगा नहीं टेम्परेचर। और यहाँ पे बेचारे को 20 फीट नीचे तक, नॉर्मल वाटर की बात बता रहे हैं, अगर क्लियर वाटर हो, बिल्कुल क्लियर, तो ये माना जाता है कि करीब, आई एम नॉट श्योर बट मे बी अप्रॉक्स 100 फीट से भी ऊपर चला जाता है सनलाइट, ठीक है ना। तो उसको उतना पानी गर्म करना पड़ेगा। लेकिन जमीन में ये कंडीशन नहीं है, जमीन में मैक्सिमम 6 फीट तक ही ये गर्मी जा सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि
धरती तुरंत गर्म होती है, धरती तुरंत गर्म होती है, तुरंत गर्म होगी तो आपको गर्मी का एहसास होगा। और पानी क्या है, बहुत धीमे धीमे गर्म होती है और बहुत बड़े मात्रा में गर्म होती है। यानी कि अगर एक दिन दोनों को समान लाइट दिया जाए तो जमीन का टेम्परेचर, यानी कि जहां पे आप रहते हैं वहां का टेम्परेचर हो सकता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाए, और अगर सेम धूप सन के द्वारा किसी आइलैंड में दिया जाए जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो हो सकता है कि वहां का टेम्परेचर अगर नॉर्मल 27 डिग्री है तो वहां का टेम्परेचर मैक्सिमम जाके 29 डिग्री हो जाए या 30 डिग्री हो जाए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बहुत बड़े एरिया में और बहुत अंदर तक सूरज को गर्म करना पड़ रहा है। और यही रीजन है कि जो स्थल भाग है, जो खास करके जो इनर लैंड्स जिसको बोलते हैं, वहां पे दिन और रात का टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। और मुंबई जैसे, जैसे कि मैं मुंबई में हूं, तो मुंबई चूंकि समंदर के किनारे बसा हुआ है, तो इसी घटना के कारण मुंबई के आसपास गर्मी का एहसास सालों भर या टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। अगर रात में, जैसे कि अभी मेरे पास दिखा रहा है 28 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर मेरे लैपटॉप में, लेकिन अभी जस्ट अभी भी दिखा रहा, लेकिन यही आप दिन में भी देखिएगा तो आपको 34, 32, 33, 35, बस अगर बहुत चिलचिलाता हुआ धूप हो गया तब जाके आपको 36 या 37 मिल जाएगा। जनरली मुंबई में उतना टेम्परेचर जाता नहीं है, 37 तो बहुत रेयर केस में जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम आपको इसलिए वो सब टर्म पहले बता दिए थे। ये टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे बहुत कम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे सालों भर एक जैसा मौसम रहता है। कोई भी जो समंदर के किनारे बसा हुआ शहर है वहां सालों भर एक जैसा मौसम रहेगा। लेकिन जो इनलैंड है, जो स्थलीय भाग है, जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, जैसे कि आपका दिल्ली, जैसे कि आपका राजस्थान, जैसे कि आपका बिहार, यूपी, ये सब मध्य प्रदेश, ये सब जो एरियाज हैं ये क्या है, इनलैंड एरियाज हैं। तो यहां पे आप देखिएगा क्या कि दिल्ली का तो हाल ही मत पूछिए, गर्मी में टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड और जाड़े में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जमीन है वो 6 फीट तक ही गर्म होता है, तो दिन में गर्म हो गया और रात में तुरंत अपना सारा हीट निकाल दिया, क्योंकि इसको 6 फीट का ही हीट निकालना है ना, इसको तो ज्यादा दूर से हीट निकालना नहीं है। तो तुरंत ठंडा हुआ, तुरंत गर्म हुआ, तुरंत ठंडा हो गया। लेकिन इसको एक बहुत बड़े एरिया से अपना हीट निकालना है। और आपको सबसे पहले एक खास बात बताया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। यही वजह है कि इंसान हाथ और पैर सेकने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है, दूध का या किसी और वस्तु का इस्तेमाल, पत्थर का, किसी ठोस का, लोहे का इस्तेमाल नहीं करता है। रीजन बीइंग कि पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। यानी कि पानी इतना ज्यादा भी गर्म नहीं होगा तुरंत कि आपका हाथ पैर जल जाए, हाथ जल जाए सेकने के लिए, और इतना जल्दी ठंडा भी नहीं होगा कि आपने गर्म किया सेकने के लिए और पैर पे रखा, एक बार रखा दूसरी बार में वो ठंडा हो गया। तो इसीलिए पैर हाथ सेकने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। और यही रीजन है कि समुद्री इलाकों में टेम्परेचर कम रहता है या एक समान रहता है, कम की बात नहीं करेंगे हम, सॉरी, एक समान रहता है। और स्थलीय भागों में टेम्परेचर गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा और जाड़े के दिनों में बहुत कम हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इतना बोलने का मतलब समझ में आया कि धरातल के स्वरूप का क्या असर पड़ता है पृथ्वी के तापमान पे? समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? अरे समझ में आया, हाँ या ना? हाँ। ठीक, ये हुआ बात। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग।
वैसे समय 10 मिनट ही बाकी है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज है वो हम बता देते हैं, दो है, दो ही बचा इंपॉर्टेंट, बाकी नेक्स्ट क्लास में। दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। 3 बता दिए, ये चौथा है शायद, पर्वतीय ढाल। पर्वतीय ढाल, ठीक है, ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके हिसाब से। अब समझिएगा कि भारत, हिमालय को जो बोला जाता है कि हिमालय भारत का मुकुट है, क्यों है, आप यहाँ पे अभी समझिएगा। तो मान लिया जाए, कोशिश करूंगा जल्दी पढ़ाने का, जल्दी जल्दी बताने, ये 10 मिनट का ही समय बचा है हमारे पास, अब तो 10 मिनट भी नहीं होगा। और ये है हमारा इक्वेटर, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे कोई पहाड़ है, ऐसे ऐसे तो पहाड़ नहीं होगा, सॉरी उल्टा बना दिए हम, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो इसको हम लोग साउथ फेसिंग बनाएंगे, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इसको नॉर्थ फेसिंग बनाएंगे। ऐसा ही होगा ना, बताइए। या फिर अगर इस पे दिक्कत है आपको, चलिए सही में इस पे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। कंफ्यूजन रखने से कोई मतलब है नहीं। ये है आपका इक्वेटर, और ये है आपका मान लीजिए नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये है आपका सूरज चाचा, चंदा मामा होता है तो सूरज को हम चाचा बोल सकते हैं, और ये एकदम मुस्कुराते हुए अपना लाइट दे रहे हैं। तो ये जो लाइट देंगे इधर देंगे, और यहाँ पे जो लाइट देंगे इधर देंगे। यहाँ पे लाइट आएगा, बताइए इस क्षेत्र में क्या रहेगा, छाव रहेगा, रहेगा ना, रहेगा हाँ जी। तो इस क्षेत्र में ये रहेगा यहाँ पे छाव, और यहाँ पे रहेगा छाव, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा हाई, यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा हाई, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा क्या, लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो, बहुत ज्यादा लो। यही रीजन है कि जो, अच्छा ये किस किस हेमिस्फीयर में है, ये कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आवाज नहीं देवे तोहर। सही तो है, हेलो हेलो हेलो, सही है, अब तक नहीं ना हलो। ओके ठीक। हाँ, तो आपको हम बता रहे थे, कितना टाइम बचा है, अच्छा 4 मिनट हो जाएगा। तो आपको हम बता रहे थे कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी। तो ये जो भाग है, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पर्वत होगा उसका ये कौन सा भाग है, साउथ, और ये कौन सा भाग है, नॉर्थ। और साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो उत्तरी भाग में जो पर्वत है उसके दक्षिणी भाग पे लाइट आ रहा है, और जो दक्षिणी भाग में पर्वत है उसके उत्तरी भाग में लाइट आ रहा है।
ध्यान रखिए, गौर कीजिएगा, बहुत गौर करने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो उत्तरी भाग में पर्वत है उसके दक्षिणी भाग में लाइट आ रहा है, और जो दक्षिणी भाग में पर्वत है उसके उत्तरी भाग में लाइट आ रहा है। यही रीजन है कि भारत के आगे मुकुट सर पे जो हिमालय है, और भारत कौन से हेमिस्फेयर में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये इक्वेटर है और ये है हमारा हिमालय। तो हिमालय के कौन से पार्ट पे लाइट आएगा? साउदर्न पार्ट पे लाइट आएगा। और यही रीजन है कि हिमालय के साउथ में यानी कि भारत में खूब इसका प्रभाव मिलता है, खूब अच्छा फल देता है। जंगल है, शिवालिक है, फूल के बागान है, फलों के बागान है। लेकिन ठीक इसके उत्तरी भाग में, जो जिसके लिए आप लोग गलवान बघाटी ये सब का नाम सुने हैं, वहां पे क्या है? कुछ नहीं, डिजर्ट। वहां पे क्या है? डिजर्ट। जैसे लद्दाख, बाकी छोड़िए, उस भाग को छोड़िए, लद्दाख को ही देख लीजिए। लद्दाख एक डिजर्ट है। क्यों? क्योंकि वो दक्षिणी भाग में है। उससे पहले जो पर्वत है वो सनलाइट को रोक लेते हैं। कोमल अपना माइक ऑफ करो, आवाज आ रहा है। तो जो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो सूरज की किरणों को, हिमालय का दक्षिणी भाग है वो सूर्य की किरणों को सीधा प्राप्त कर रहा है और उत्तरी भाग को ब्लॉक कर दे रहा है। यही रीजन है कि उत्तरी भाग यानी कि लेह, लद्दाख और चाइना का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा उतना दूर क्या है? डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है। वहां पे एक सुई धागा भी नहीं होता, यानी कि वहां पे कुछ नहीं होता। लेकिन ठीक उसके साउदर्न भाग में आप देखिएगा तो हिमालय में जंगल ही जंगल फैला हुआ है। जैसे उत्तराखंड देखिए, हिमाचल प्रदेश देखिए, ये सब क्या है? पूरा जंगल ही जंगल है। लेकिन साउदर्न और नॉर्दर्न भाग में कुछ नहीं, डिजर्ट। समझ में आया रीजन? रीजन समझ में आया? क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, और जो भी जगह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहेगा उनके पर्वतों को साउथ भाग में सनलाइट डायरेक्ट प्राप्त होगा, इसलिए वो भाग गर्म होगा। वहां पे बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी, और यहाँ पे भाग टेम्परेचर बहुत कम होगा, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल 0 होगी। समझ में आया? समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम कोशिश किए अच्छे से इसको बताने का, ठीक है। और सबसे अंतिम है बादलों की उपस्थिति। बादलों की उपस्थिति हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा गर्मी इक्वेटर पे होना चाहिए, लेकिन इक्वेटर पे गर्मी नहीं होता है, क्योंकि इक्वेटर पे बादल भी सबसे ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो सनलाइट आता है उसका एक बहुत बड़ा चंक बादल रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाते और वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं, टाइम खत्म होने वाला है। ओके, लिंक भेज रहे हैं।